जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है पाकिस्तान से इटली की डंकी लगाने वालों की रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ मैं इस सीरीज में शेयर करता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को अपने उस शॉप ओनर के बारे में बताया था जिसने पाकिस्तान से इटली की डंकी लगाई थी और उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और उसके दोस्तों ने उसको ढूंढने की कोशिश की या नहीं की। एजेंट ने उससे कितने पैसे मांगे इटली पहुंचाने के लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी जो अब तक मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं, उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। जब उसने एजेंट को 2 लाख रुपया दिया और 13 लाख अपने घर वालों को दिया, एजेंट ने उसको तफ्तान बॉर्डर की तरफ बुलाया, यानी उसने उसको क्वेटा की तरफ बुलाया और क्वेटा में जाकर उसको तफ्तान बॉर्डर से ईरान की सरहद पार करवाई गई और ईरान से फिर उसको तुर्की पहुंचाया गया। तुर्की में उसको कुछ दिन काम करवाया गया। वहां पर एजेंट का एक छोटा सा बाड़ा था, उसने वहां पर कुछ जानवर रखे हुए थे, उन जानवरों का काम उससे करवाया जाता था। ये अकेला नहीं था, इसके साथ 4-5 लोग और भी थे, उनसे ये एजेंट काम करवाते थे। जब भी कोई उनके चारे वाली गाड़ी आती थी, उनके ट्रैक्टर वगैरह पर बहुत ज्यादा चारा आता था, ये घास फूस वगैरह, तो एक तो उनसे उन जानवरों के जो सफाई करवाई जाती थी उस बाड़े की, और उसके बाद रात को अगर 2 बजे भी गाड़ी आई है तो उनको उठाकर उनको वो सारी गाड़ी अनलोड करनी होती थी। तो एजेंट ने फिर तकरीबन उसको 10-15 दिन ये महीना उस बाड़े वाली जगह पर रखा और उसके बाद उन सबको इस्तांबुल पहुंचाया गया। इस्तांबुल में उनको एक कपड़े की फैक्ट्री में कुछ दिन काम करवाया गया और आपको बता दूं कि उस कपड़े की फैक्ट्री में जितने महीने भी उसने काम किया उसको 1 रुपया भी एजेंट ने नहीं दिया। उन सब की सैलरी एजेंट अपने पास रखता था और सिर्फ उनको खाना देता था और नए कपड़े उनको कभी कभार लेकर देता था। बाकी जितने दिन भी वहां पर वो काम करते रहे हैं उन सब के पैसे एजेंट के पास होते थे। एजेंट उनके साथ ये काम कर रहा था, कोई लड़का भी एजेंट के साथ बदसलूकी नहीं कर सकता था। अगर कोई बंदा भी एजेंट के साथ कोई बदतमीजी करता तो एजेंट उसको एक तो मारता था और ऊपर से उसको धमकी देता था कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। क्योंकि अगर पुलिस के हवाले भी कर दिया जाए तो एक तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा मारते हैं, उसके बाद पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। तो कोई बंदा भी ये खतरा अपने मोल नहीं लेना चाहता था। तो सब लोग चुपचाप अपना काम करते थे, रूम पर आ जाना, काम करके शाम को सो जाना, सुबह फिर टाइम पर उनको उठा कर ले जाया जाता था। तो इस तरह तकरीबन 3-4 महीने उनको इस्तांबुल में रखा गया और इसके बाद उनको आगे का सफर करवाया गया, रोमानिया की तरफ उनको ले जाया गया। अब रोमानिया में उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक हुआ करता था। रोमानिया में काम उनसे नहीं करवाया जाता था, मगर 3-4 दिन की बासी रोटी उनको दी जाती थी और उन्होंने उस रोटी को ही खाना होता था और उनको बहुत ज्यादा मारता था एजेंट और कहता था कि अपने घर से पैसे मंगवाओ। अब एजेंट ने डील तो उसके साथ 15-20 लाख की हुई थी, मगर एजेंट यहाँ पर उनसे खर्चा मंगवा रहा होता था। कभी उनसे 10,000 मंगवा लेना, कभी 25,000 मंगवा लेना, कभी 30,000 मंगवा लेना। तो बाकी वो 13 लाख जो है वो उसके फिक्स थे। ये जो पैसे एजेंट ले रहा था ये गिनती में नहीं आने थे। ये एजेंट सिर्फ अपने खर्चे के लिए ले रहा होता था। उनको कहता था कि जो तुम खाना खा रहे हो ये इस खाने के पैसे हैं, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर आप लोग पैसे नहीं दोगे तो आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको कई दिन भूखा रखा जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो पैसे दे देते थे और कुछ लोग जो हैं उनके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि इस रास्ते पर जितने लोग भी आते हैं वो घर से बहुत ज्यादा मजबूर होकर आते हैं और बड़ी मुश्किल से उनके पास डंकी लगाने के पैसे आते हैं। अब एजेंट जो है उनको मारता था, पीटता था, उनको कहता था अपने घर में फोन करो और उनको कहो कि पैसे मेरे अकाउंट में सेंड करवाएं। अब जो लोग एजेंट के सामने खड़े हो जाते थे कि हमने पैसे नहीं मंगवाने, एजेंट उनको बहुत ज्यादा 3rd डिग्री देता था, उनको बहुत ज्यादा मारता था। कई लोगों के ऊपर, वो मेरा नायक जो है वो बता रहा था कि कई लोगों के ऊपर उन्होंने गर्म पानी फेंका है, उबलता हुआ पानी उन लड़कों के ऊपर फेंका गया है और फिर उनसे एक ही बात की गया कि अब अपने घर में राब्ता करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ और ज्यादा हम बुरा करेंगे।
अब रोमानिया में उनको 10-15 दिन रखा गया। उसके बाद हंगरी, स्लोवाकिया और स्लोवाकिया से आहिस्ता आहिस्ता करके कंट्रियां क्रॉस करते करवाते उनको जर्मनी ले जाया गया और जर्मनी में उनको एक कंटेनर में बंद किया गया। उस कंटेनर में बहुत पुराने उनको कपड़े दिए गए थे। उन कपड़ों को पहनकर उनको उस ट्रक में बिठा दिया गया, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा ठंड थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो मुझे बता रहा था कि इतनी ज्यादा ठंड थी, वो 3-4 कोट पहनकर भी हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि आज हमारी मानो मौत है, इतनी ज्यादा ठंड थी। और रोमानिया का मौसम जो है वो इतना ज्यादा शदीद ठंडा था कि सड़कों पर क्रिस्टल जैसी बर्फ जमी हुई थी और जो बंदा भी उस बर्फ पर गिरता था उसकी हड्डी टूटने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, क्योंकि बर्फ पर अगर कोई बंदा गिरता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है इंसानी जिस्म को। तो वो कह रहा था रोमानिया से हम जब जर्मनी की तरफ ट्रांसफर किए गए, एक ट्राले में हमें लोड किया गया, उसके ऊपर घास फूस थी, उसके नीचे हम सब लड़कों को बिठाया गया एक एक करके। उस ट्राले में 30-35 लड़कों को बिठाया गया, गुंजाइश से ज्यादा जब लड़कों को बिठाया गया तो हमें एक बात बताई गई थी कि जब भी चेक पोस्ट आएगी आप लोगों ने सांस अपना रोक लेना है। तो ऐसा हो कि जैसे आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कोशिश करें कि 10-15 सेकंड 20 सेकंड के बाद आप सांस लें। इस तरह हमसे ये बॉर्डर क्रॉस करवाए गए। कहता है कि इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहुंचने नहीं वाले। जब ट्राला जंगल से गुजर रहा था तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने ट्राला रोका और सब लड़कों को बाहर निकाला। वो बता रहा था कि हमें ऐसे लगा था कि अब ये एजेंट हमें यहाँ पर गोलियां मारकर फेंक देंगे, मगर उनका ये अंदाजा गलत हुआ। एजेंट ने फिर उनको कहा कि वो सामने लाइटें आपको नजर आ रही हैं, आप लोगों ने बगैर देखे कुछ भी आपको हो जाए आपने रुकना नहीं है, भागते जाना है, आप लोगों ने लाइटों की तरफ जाना है। वो लाइटें थी जर्मनी की। वहां पर एक छोटा सा कैंप बना हुआ था और रेस्टोरेंट वगैरह थे। वहां पर खाने पीने का बड़ा खूबसूरत सीन था। उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, एजेंट ने दिए थे कि अगर किसी को भूख लगी हो तो $10-25 उसने उनको दे दिए कि वहां पर जा खाना खा लें। इसके बाद यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। आप लोग यूरोप की सरहद में पहुंच चुके हैं। जर्मनी के बाद इटली आता है। अब आप लोगों ने जर्मनी अपनी जिम्मेदारी पर क्रॉस करना है। हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो सब लड़के जो हैं उतरते ही ऐसे भागना शुरू हो गए। वहां पर कीचड़ था, पत्थर थे, भागते चले जा रहे थे। वो कह रहा है हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो ट्राला किधर गया, एजेंट किधर गया। जब हम भाग रहे थे तो हमारे पीछे कुछ जंगली जानवर भी लगे थे, भेड़िए वगैरह। तो हमने इतनी स्पीड लगाई हुई थी कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आगे अंधेरा था, आगे इस बड़े बड़े दरख्त थे। तो आखिरकार हम उस रेस्टोरेंट पर पहुंचे। रेस्टोरेंट पर हमारी हालत बिल्कुल फकीरों जैसी थी। भूख हमें इतनी ज्यादा लगी हुई थी जिसकी इंतहा कोई नहीं। उसने रेस्टोरेंट के एक लड़के से बात की कि हमें कुछ खाने पीने को दो। तो वो लड़का उनको अंदर ले गया, एक उनको कमरा दिया गया। उसने बोला कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, मैं आपके लिए खाना वगैरह लाता हूँ। तो सबसे पहले उस लड़के ने उनको साबुन वगैरह ला कर दिया और कहा कि अपनी हालत थोड़ी सी सुधारें, अपना मुंह हाथ धो लें और खाना आपका तैयार हो रहा है। तो जब उनको खाना दिया गया तकरीबन 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे, अभी वो खाना खा ही रहे थे कि उसी लड़के ने पुलिस वालों को कॉल कर दी कि यहाँ पर रिफ्यूजीज हैं और ये पता नहीं किस कंट्री से आकर बैठे हुए हैं। तकरीबन 30-35 लड़के हैं। तो तकरीबन 4 या 5 मिनट गुजरे होंगे, वो करीब ही कोई थाना था। वहां से पुलिस की गाड़ियों ने उस पूरे रेस्टोरेंट को घेर लिया और उन सब लड़कों को उन्होंने पकड़कर उन गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया और उन सब को वो पकड़कर उस लेडी ऑफिसर के पास ले गए। उसकी अच्छी खासी पोस्ट थी, अच्छे खासे वो ओहदे पर फाइज थी। तो उसके सामने उन सब लड़कों को पेश किया गया। तो इनकी हालत, कपड़े वगैरह इनके खराब थे। उन्होंने सबसे पहले इनको कपड़े नए दिए, नए जूते दिए और इनके बाल वगैरह कटवाए। तो उसने कहा कि अब रात को इनको आराम करने दो, सुबह इनसे मैं बात करूंगी। सुबह लेडी ऑफिसर आई। उसने आते ही उन सब लड़कों को कहा कि अपने सारे कपड़े उतारो। अब हैरानगी वाली बात यह थी कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि यूरोप ओपन माइंडेड कंट्री है, यानी यूरोप के जितने भी कंट्री हैं ये ओपन माइंडेड हैं। अब जितने भी लोग थे इनके ज़हन में एक ही थी कि अब शायद हमारे साथ ये कुछ करेगी, पता नहीं क्या होगा। तो
اب पाकिस्तानी जो मुसलमान बंदा है वो किसी लड़की के सामने इस तरह अपने कपड़े नहीं उतारता। जो इसमें कुछ इंडियन थे, कुछ बंगाली थे, कुछ अफगानी थे। अब जो बंदे भी मुसलमान थे उन्होंने इनकार किया पहले, मगर उसने कहा कि मैंने आपको बोला है कि आपने कपड़े उतारने हैं तो उतारने हैं। तो आखिरकार उन्होंने कपड़े उतारे और वो हैरान होकर देख रही थी इन सब की तरफ, और ये बता रहा था कि उसने असल में चेक करना था कि इनमें से मुसलमान कौन सा है, क्योंकि मुसलमान जो है ये खतना करवाते हैं और ये जो काफिर लोग हैं ये खतना नहीं करवाते। ये एक फैक्ट है, मुसलमान जितने भी हैं ये खतना करवाते हैं और जो काफिर लोग हैं इनके बहुत ज्यादा चांस कम होते हैं। अब तो साइंस ने भी बता दिया कि खतना करवाना जरूरी है। तो लेडी ऑफिसर ने फिर इनको कहा कि कपड़े पहन लो, और ये पढ़ा लिखा था और एक तो ये अंग्रेजों की तरफ था। इसके बाल जो है ये गोल्डन कलर के थे और ये दूर से देखने से ऐसे लगता था जैसे कोई गोरा है, जैसे कोई अंग्रेज है। तो उसने कहा कितने पढ़े हुए हो? इसने कहा जी मैं 12 पढ़ा हुआ हूँ। तो उसने अपने पास इसको रख लिया, हाजिरियां वगैरह लड़कों की ये लगाता था और सारा मतलब जेल का निजाम इसके हवाले कर दिया गया। इसने बड़ा काम अपना बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम दिया। आखिरकार उसको तरस आया, उसने कहा कि इस बंदे को आजाद कर दो। वो बताता है कि वो लड़की इतनी अच्छी थी कि वो मुझसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई कि उसने मुझे अपनी जिम्मेदारी पर स्टे पेपर बनवा कर दिए और उसने कहा कि 3 महीने तुम यहाँ पर रह सकते हो। 3 महीनों के अंदर या तुम किसी नई कंट्री भाग जाओ या फिर तुमको पकड़कर दोबारा हम डिपोर्ट कर देंगे। अब उसके दोस्त इटली में भी मौजूद थे और स्पेन में भी मौजूद थे। सबसे पहले उसने इटली वाले दोस्तों से राब्ता किया, उसी पुलिस वाले से उसने उसका मोबाइल लिया और अपने इटली वाले दोस्तों से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि तुम रोम शहर में आ जाओ, यहाँ पर हम रहते हैं और तुम रूम में पहुंच जाओगे जब, तो हम तुम्हें वहां से आकर पिक कर लेंगे। उसके दोस्त अच्छे थे, उन्होंने अपने पास उसको रखा, उसको काम वगैरह लगवाया और ठीक ठाक वार्निंग कर रहा था। उसके स्पेन वाले दोस्तों ने उसको कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ। उसे किसी ने बताया था कि स्पेन में आप इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो उसने स्पेन वाले दोस्तों से राब्ता किया और उनसे कहा कि यार मैंने आपके पास आना है, अभी मैं इटली में मौजूद हूँ। पहले नंबर पर वो हैरान हो गए कि ये यार यहाँ पर कैसे पहुंच गया। तो कुछ दिन उन्होंने कहा कि अभी बुलाते हैं, कल बुलाते हैं, आज, मतलब इस तरह गोलियां करवा रहे थे। तो आखिर उसने कहा यार अगर बुलाना है तो बुला लो, नहीं तो मैं डंकी लगाकर स्पेन आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार डंकी लगाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें एक पेपर भिजवाते हैं, तुमने वो पेपर जहां से भी तुमने बस पर बैठना है वो पेपर दिखा देना है और तुम इस तरह बआसानी स्पेन पहुंच जाओगे। तो वो उन दोस्तों के पास रहा और आज भी वो स्पेन में मौजूद है और इस वक्त उसने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और इस वक्त उसकी एक अपनी मार्केट है। अभी वो कुछ दिन पहले मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था कि आने का इरादा है कि नहीं। मैंने कहा कि अगर बुला लेते हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे उसने अभी तक याद रखा हुआ था, क्योंकि लास्ट में मैं ही बंदा था जो उसकी शॉप पर काम कर रहा था। तो मैंने उसको कहा अगर बुला लो तो ठीक है। उसने कहा कि मैं इस तरह आपको बुला नहीं सकता, डंकी लगा कर आना है। तो मैंने उसको साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि मैं डंकी लगा कर तो स्पेन नहीं आने वाला। अगर आऊंगा कभी भी आऊंगा, अगर अल्लाह ने चाहा कभी भी मैं यूरोप जाऊंगा तो बाई एयर ही जाऊंगा। डंकी वाला सीन चाहे जितना भी कोई आसान करे, खर्चा अगर कोई बंदा भी करे, मैं डंकी लगा कर नहीं जाने वाला। तो उसने कहा चलो फिर आपका अपना फैसला है, मैंने तो आपको ऑफर करवाई है, अगर आना है तो ठीक है। मैंने उसको कहा नहीं यार मैंने नहीं आना, मैं अपने घर वालों को इस तरह छोड़कर नहीं आ सकता। मेरे ऊपर पता नहीं उनकी कितनी उम्मीदें हैं और मैं इलीगल तरीके से यूरोप जा रहा हूँ, रास्ते में मर आ जाऊं तो क्या फायदा। फायदा होता है एजेंटों का जिनको पैसा मिल जाता है, अगर रास्ते में कोई बंदा मर जाए घर वालों का नुकसान है। तो इस तरह की उस बंदे की स्टोरी थी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि डंकी लगाना चाहते हैं, ताकि उनको भी इन रास्ते की मुश्किलात का इल्म हो सके। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।